चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है वो फ्रूट और सीड्स होता है, फ्रूट्स और सीड्स होते हैं। ए फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म होता है प्लांट्स में और फ्लावर के द्वारा ही होता है, क्योंकि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या आर्गन होता है वो एंड्रोसियम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का नाम गाइनोसियम होता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट में यही दिखाया गया है। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। एंड्रोसियम रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को। स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे स्टेमिन जो होती है ये यूनिट होती है, स्टेमिन जो होती है एंथर की यूनिट होती है। तो यहाँ पे शो टू पार्ट ऑफ द टिपिकल स्टेमिन। तो स्टेमिन जो होती है ये एंड्रोसियम की यूनिट होती है। तो स्टेमिन के टू पार्ट क्या है, एक फिलामेंट है और दूसरा एंथर है। फिलामेंट क्या है कि लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक को बोलते हैं फिलामेंट, एंड टर्मिनल जो कि जनरली बायोलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जो टर्मिनल पार्ट पे जो बायोलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंथर। फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलमस आर द पेटल ऑफ द फ्लावर। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो या तो थैलमस से अटैच होता है या पेटल ऑफ फ्लावर से अटैच होता है। डिफरेंट स्पीशीज के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टेमिन्स के जो नंबर और जो लेंथ होता है वो वेरिएबल होता है। स्टेमिन के जो लेंथ और नंबर्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर्स में ये डिफरेंट होते हैं। टिपिकली जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होते हैं वो बायोलोब्ड होते हैं और बायोलोब्ड होते हैं विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, और हर एक लोब में 2 थीका होता है, तो दैट इज दे आर डाइथीकस होता है, दे आर डाइथीकस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। बायोलोब नेचर ऑफ एंथर वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। अगर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन को कट करके देखें माइक्रोस्कोप से तो जो एंथर का बायोलोब्ड स्ट्रक्चर है वो वेरी डिस्टिंक्टली दिख जाएगा। बायोलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर जो होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। मतलब हर एंथर के पास 2 लोब है, बायोलोब्ड होता है ये। हर एक लोब में 2 ईच लोब में 2 होते हैं, मतलब 2 लोब है तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, कॉर्नर पे होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके क्या बनाता है, पोलन सैक बना लेता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन। और इसी पोलन सैक के अंदर क्या पैक्ड होता है, पोलन ग्रेन पैक होता है। अब इस फिगर में अगर देखें तो एंथर की ये 2 स्टेमिन के ये 2 पार्ट दिखाए गए हैं। स्टेमिन किसकी यूनिट होती है? स्टेमिन जो होती है वो एंड्रोसियम की यूनिट होती है। अब यहाँ पे स्टेमिन के 2 पार्ट हैं, एक तो एंथर है जो कि बायोलोब्ड होता है और हर एक लोब में 2 थीका होता है, इसलिए डाइथीका जी बोलोगे, ये एंथर हो गया। और ये जो लॉन्ग पार्ट दिख रहा है, सिलेंडर है, लॉन्ग पार्ट दिख रहा है, इसका क्या नाम है, ये है फिलामेंट। ये फिलामेंट है और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है। इसकी ये पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर स्टोर है क्या, पोलन ग्रेन स्टोर। स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए तो ट्रांसफर सेक्शन इसका इसका होता है सर्कुलर होगा। ट्रांसफर सेक्शन में अगर देखें माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें तो इसमें 4 वाल लेयर जनरली सराउंडेड होता है, 4 वाल लेयर से। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर और सबसे अंदर होता है टेपिटम। जो इनर वाल लेयर होती है उसका नाम होता है टेपिटम। आउटर ये जो 3 वाल लेयर है यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। इसका 2 काम हो गया। आउटर जो 3 लेयर हैं इनका एक तो प्रोटेक्शन देना, दूसरा डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन। एंथर फटेगा, डेहिसेंस होगा, उसके बाद पोलन रिलीज हो जाएगा। और इनर मोस्ट जो वाल लेयर होती है यानी कि जो टेपिटम होती है, टेपिटम क्या करती है, नरिशिंग करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। टेपिटम की जो सेल होती है, सेल ऑफ द टेपिटम डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जनरली इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होता है। अगर एक से अधिक न्यूक्लियस हो तो हम बोल सकते हैं जो टेपिटम की सेल होती है इसमें कैसी कंडीशन होती है, सेंसिटिव कंडीशन होती है। व्हेन द एंथर इज यंग ग्रुप ऑफ द कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनियस टिश्यू जो होता है ये ऑक्युपाई होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे, ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये वाला फिगर जो है यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन जब कट करके देखा गया तो यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू दिखा, फिर सबसे आउटर वाल लेयर एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथीसियम है, देन मिडल लेयर है, उसके बाद ये टेपिटम है। सबसे इनर वाल लेयर है वो टेपिटम है और यहाँ सेंटर पे जो स्पोरोजेनियस टिश्यू दिख रहा है। और जो बी वाला फिगर है अगर इसका एनलार्ज भी दिखाया गया है माइक्रोस्पोरेंजियम का तो इसमें भी वही दिखा है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, देन टेपिटम और सेंटर पे यहाँ पे क्या है, ये है एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और यहाँ पे एंथर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन, छोटे छोटे से पोलन ग्रेन है जो कि रप्चर करके बाहर निकलेंगे, ये पोलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं।
करती है मेच्योर डाइसेस एंथर। ये मेच्योर डाइसेस एंथर का दिखाया गया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि एंथर डेवलप एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू, सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है और फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. Each one is the potential pollen or microspore mother cell. अच्छा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पीएमसी पॉलन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन जो कि प्रोसेस होती है किसके थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगेन रिपीट कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ द फोर सेल। जो माइक्रोस्पोर बना हुआ है ये अरेंज होता है फोर सेल के क्लस्टर में, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और जब एंथर मैच्योर होकर डिहाइड्रेट करेगा तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर से अलग हो जाएगा, अलग होकर डेवलप करके क्या बना लेगा, पॉलन ग्रेन बना लेगा। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई सारे सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन फॉर्म्ड होते हैं और ये रिलीज होते हैं जब एंथर का डेसियस होता है, जब एंथर फटता है तब ये रिलीज होते हैं बाहर। पॉलन ग्रेन के बारे में अब देखा जाए कि पॉलन ग्रेन कैसा होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। पोलन ग्रेन किस, अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट क्या है, स्टेमन। स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है। तो एंथर में क्या स्टोर होता है, पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है पोलन ग्रेन। यहाँ पे पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। अगर इसका मेजरिंग देखा जाए तो इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये पॉलन ग्रेन में दो लेयर वाल इसमें प्रेजेंट होती है। पॉलन ग्रेन में हार्ड आउटर लेयर को बोलते हैं एक जाइन, जो कि स्पोरल पॉलिन का बना होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली इस स्पोरल पॉलिन का कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कोई भी एंजाइम इस स्पोरल पॉलिन को डिग्रेड्स नहीं कर सकता है। ये पॉलन ग्रेन का जो एक जाइन लेयर होती है इसमें प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको बोलते हैं जर्मपोर। स्पोरल पॉलिन यहाँ इस जर्मपोर रीजन में एब्सेंट होती है। पॉलन ग्रेन और वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल, और ये वेल फॉसिल के रूप में कैसे रह सकता है, क्योंकि इसमें स्पोरोपोनिन है। स्पोरोपोनिन प्रेजेंस होने की वजह से जो पॉलन ग्रेन होता है एक वेल प्रिजर्व फॉसिल होता है। एक जाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरिया ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन। इनर वाल जो पॉलन ग्रेन की इनर वाल को बोलेंगे इंटाइन। इंटाइन जो होता है ये थिन और कंटिन्यूस लेवल होता है, बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। ये जो इंटाइन की जो वाल होती है, पॉलन ग्रेन की जो इनर वाल होती है इंटाइन, वो किससे बना होता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। और कंटिन्यूस लेवल होती है, पतली होती है एक जाइन के कंपेयर में। अच्छा, साइटोप्लाज्मा पॉलन ग्रेन सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। पॉलन ग्रेन जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इट कंटेन टू सेल, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, अबेंडेंट, इसमें फूड रिजर्व अबेंडेंट होता है। इरेगुलर शेप का इसमें लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है किसमें, वेजिटेटिव सेल में। जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल होती है। साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। इट इज ए स्पाइंडल सेट विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। इन ओवर द 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन होता है आर सेट एट द टू सेल स्टेज। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली to give rise to two male gametes before the pollen grain are set at 3-celled stage। पॉलन ग्रेन जो होती है कई स्पीसीज की जो पॉलन ग्रेन्स होती है वो सीवियर एलर्जी और ब्रोंकाइटिस से कॉज करते हैं, जैसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से कॉज करते हैं। पार्थेनियम जो पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो इंडिया में कंटामिनेटेड इंपोर्टेड वीट के साथ चली आई थी, ये इसकी वजह से क्या कॉज करता है, पॉलन एलर्जी को कॉज करता है ये। अच्छा, पॉलन ग्रेन जो होता है ये न्यूट्रिएंट रिच भी होता है, न्यूट्रिएंट रिच पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन टैबलेट यूज किया जाता है जो फूड सप्लीमेंट के रूप में वेस्टर्न कंट्री में, तो लार्ज नंबर में पॉलन प्रोडक्ट टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मार्केट में मिल जाएंगे। पॉलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। तो यहाँ पे जो फिगर दिया है पॉलन टैबलेट का, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, ये टैबलेट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन की विबिलिटी की बात करें तो पॉलन ग्रेन की विबिलिटी का मतलब पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन विएबल फॉर इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन की जो विबिलिटी होती है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ राइस और वीट का एग्जाम्पल है। राइस और वीट में जो पॉलन ग्रेन की विबिलिटी होती है वो 30 मिनट तक होती है, 30 मिनट होती है ऑफ देयर रिलीज। एंड रोजेसी लेग्यूमिनेसी और सोलनेसी, सब मेंबर ऑफ रोजेसी लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी, इसकी विबिलिटी मेंटेन होती है मंथ फॉर मंथ। अच्छा, अब पॉलन ग्रेन को स्टोर करके कहाँ रख सकते हैं, स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन द लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन कितने टेम्परेचर पे, -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज्ड एज ए पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम।
पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम या इसी को ओव्यूल बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक जिसको फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट्स कहेंगे। तो पिस्टिल देखते हैं, तो गाइनोसियम जो होता है फ्लावर का, जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर में जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। गाइनोसियम जो होता है ये सिंगल पिस्टिल, इसमें सिंगल गाइनोसियम के तीन पार्ट होते हैं। गाइनोसियम यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसकी यूनिट होती है पिस्टिल, और पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये गाइनोसियम में अगर सिंगल पिस्टिल है, अगर गाइनोसियम के पास कंसिस्ट है सिंगल पिस्टिल तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर मोर देन वन पिस्टिल है गाइनोसियम में तो मल्टीकार्पेलरी फ्लावर होगा। और मोर देन वन पिस्टिल अगर फ्यूज्ड है तो वो सिनकार्पस कहलाएगा। अगर मोर देन वन पिस्टिल आपस में फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस हो जाएगा, और अगर मोर देन वन पिस्टिल फ्री फॉर्म में है तो वो एपोकार्पस हो जाएगा। मतलब मल्टीकार्पेलरी में एक सिनकार्पस कंडीशन भी है और एपोकार्पस कंडीशन भी है। मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस कब होगा? जब एक से अधिक पिस्टिल आपस में फ्यूज रहेंगे तो मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस, और मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस कब रहेगा? जब मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज नहीं बल्कि फ्री रहेंगे। अब पिस्टिल के कितने पार्ट हैं? ईच पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पिस्टिल का वो पार्ट होता है, स्टिग्मा जो होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड करता है। स्टाइल जो होता है इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा के नीचे होता है, स्टिग्मा के विनीथ होता है, विनीथ स्टिग्मा। बेसल बल्ज पार्ट पिस्टिल का होता है ओवरी, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। इनसाइड द ओवरी के अंदर होता है ओवरियन कैविटी जिसको बोलते हैं लॉक्यूल, ओवरियन कैविटी को ही बोलते हैं लॉक्यूल। प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। इस फिगर में पिस्टिल के 3 पार्ट दिख रहे हैं। सबसे स्टिग्मा है जिससे ये पोलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड करते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन के लिए स्टिग्मा। उसके बाद इलांगेटेड पार्ट स्टाइल दिख रहा है जो कि स्टिग्मा के नीचे है, स्टिग्मा के नीचे है जो स्टिग्मा के बीनीथ है स्टाइल जो कि इलांगेटेड है। और सबसे बेसल पार्ट होता है, बेसल बल्ज पार्ट ओवरी है और सबसे नीचे एक और थैलेमस दिख रहा है। यहाँ जो ये जो बी वाला फिगर है इसमें जो स्टिग्मा ये मल्टीकार्पेलरी ओवरी है लेकिन सिनकार्पस कंडीशन है। यहाँ पे मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल है जो कि पाइपेवर का है। ये पाइपेवर प्लांट है, पाइपेवर में मल्टीकार्पेलरी और सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस इसमें जो होते हैं, इसमें जो पिस्टिल होते हैं मोर देन वन पिस्टिल आपस में फ्यूज्ड होते हैं। सी वाला फिगर ये भी मल्टीकार्पेलरी है लेकिन इसमें एपोकार्पस कंडीशन है जो कि माइकेलिया है, ये माइकेलिया है। तो सी माइकेलिया है, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। एराइजेस फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में जो होता है, ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल मेनी भी हो सकता है, मे बी 1 हो सकता है और मेनी भी हो सकता है। 1 किसमें है? व्हीट, पैडी और मैंगो में। व्हीट, पैडी और मैंगो में नंबर ऑफ ओव्यूल ओवरी में कितने हैं? सिर्फ 1 हैं। और मेनी किसमें है? मेनी ओव्यूल ओवरी में किसकी ओवरी में मेनी ओव्यूल है? पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड में। ये मेमोराइज होना चाहिए। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड में। पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में क्या है? मेनी ओव्यूल है ओवरी में। जबकि व्हीट और पैडी मैंगो में, व्हीट पैडी मैंगो में सिंगल ओव्यूल है इन ओवरी में। मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, अटैच होता है प्लासेंटा से बाय ये स्टॉक जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। ओव्यूल अटैच होता है प्लासेंटा से किसकी तरफ? फ्यूनिकल के द्वारा। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज करती है फ्यूनिकल के साथ, जिस रीजन पे फ्यूज करती है उसको बोलते हैं हाइलम। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज करती है फ्यूनिकल के साथ, जिस रीजन पे फ्यूज करती है उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है वो रिप्रेजेंट होता है हाइलम के द्वारा। और ईच ओव्यूल 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं। हर एक ओव्यूल के पास 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स, जिनको बोलेंगे इंटेगुमेंट्स। और इंटेगुमेंट्स न्यूक्लियस को घेरे रखता है। इंटेगुमेंट न्यूक्लियस को घेरे रखता है लेकिन टिप को नहीं घेरता, टिप को छोड़ देता है और टिप पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट में, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में चलाजा एंड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के बेसल पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? चलाजा रिप्रेजेंट करता है। इनक्लोज विथ इन द इंटेगुमेंट इज ए मास ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेल्स होती है वो अबंडेंट फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखती है। इसके पास अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल जनरली है जो सिंगल एम्ब्रियोसेक फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर। ओव्यूल के पास जनरली क्या होता है कि सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है जो कि कहाँ से बनता है, कहाँ से फॉर्म होता है? फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर से फॉर्म होता है, मेगास्पोर से फॉर्म होता है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस किसको बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हो गया? मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन, ऑफ द न्यूक्लियस। It is a large cell containing the dense cytoplasm and the prominent nucleus. मेगास्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होगा और जब मेयोसिस से क्या रिजल्ट बनेगा कि 4 मेगास्पोर का प्रोडक्शन होगा। अब आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर अब डिजेनरेट हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट की बात की गई है तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ एक ही जो 4 मेगास्पोर बने इसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, इस 4 में से एक ही फंक्शनल होता है, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ओनली जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर है यही डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट और इसी फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक
फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एट द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सेक बन रहा है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है, तो इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जा रहा है। यहाँ पे इंसर्ट ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि प्लॉइडी क्या होगी, न्यूक्लियस की, एमएमसी की, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट की। तो न्यूक्लियस की जो प्लॉइडी होगी 2n होगी, मेगास्पोर मदर सेल चूंकि मियोसिस में हुआ नहीं है तो ये भी 2n ही होगी। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हो जाता है उसके बाद जितने भी ये है सबके सब प्लॉइडी क्या होगी, n होगी, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी n होगी, फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी भी n ही होगी, यानी कि न्यूक्लियस और एमएमसी की प्लॉइडी 2n, बाकी इधर फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट की n। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करके बनाता है 2 न्यूक्लियाई, बनाता है कितना न्यूक्लिया, 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक होती है, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक को फॉर्मेशन करते हैं। फिर से 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले तो जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस था उसमें क्या हुआ, पहले एक माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियाई बना और जो अपोजिट पोल पे चला गया, इस प्रकार से 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बना। फिर इसमें 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिससे फॉर्मेशन होगा 4 न्यूक्लिएटेड, पहले तो 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनेगा, फिर 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। It is of interest to note that these mitotic division, these mitotic जो mitotic division हो रहा है strictly free nuclear है, मतलब यहाँ पे nuclear division नहीं हो रहा है। That is the nuclear division not follow immediately by the cell wall formation. After the 8 nucleated stage, cell wall are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. Out of the यहाँ पे 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into the cell. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall, 6 of the nuclei are surrounded by the cell wall, organized into the cell, and remaining 2 nuclei होता है जिसको polar nuclei बोलते हैं, situated below the egg apparatus in the larger central cell. 3 cell grouped together at the micropolar end बनाते हैं egg apparatus। 3 सेल जो कि micropolar end पे grouped हैं वो उसको बोलेंगे egg apparatus। egg apparatus में consist होता है 2 synergid cell और एक egg cell, 2 synergid cell और एक cell को मिलकर बना क्या बनाती है, egg apparatus बनाती हैं। और egg apparatus कहाँ पे होता है, micropolar end पे होता है। synergid के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है एट द माइक्रोपोलर टिप पे, जिसको फिलिफॉर्म ऑपरेटस बोलते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये गार्डिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, गार्डिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। 3 सेल एट द चलाजल एंड पे जो 3 सेल का ग्रुप होता है चलाजल एंड पे उसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और जो लार्ज सेंट्रल सेल होती हैं उसके पास क्या होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं टिपिकल एम्ब्रियो सेक जो होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक की मैच्योरिटी पे ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये रहा क्या, मेगास्पोर मदर सेल, ये न्यूक्लियस है और ये माइक्रोपोलर एंड पे, न्यूक्लियस और ये माइक्रोपोलर एंड है। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा, मेगास्पोर मदर सेल में इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो पहले बनेगा मेगास्पोर डायड, फिर से होगा बनेगा मेगास्पोर टेट्राड। तो मेगास्पोर टेट्राड ये है 4 सेल का मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें से 3 जनरेट हो जाएगा और एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल है और 3 यहाँ पे एंटीपोडल सेल जो है 3 एंटीपोडल सेल है जो कि चलाजल एंड पे है, और माइक्रोपोलर एंड पे क्या है सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल और एक सेल है, 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल मिलकर बनाते हैं एक अपरेटस। और यहाँ पे एक फिलिफॉर्म अपरेटस है, फिलिफॉर्म अपरेटस जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, फिलिफॉर्म। और बीच में 2 सेंट्रल जो सेंट्रल सेल है यहाँ इसके पास पोलर न्यूक्लियाई है। तो कैसे हो गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो सेक होता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कैसे 8 न्यूक्लिएटेड, ये एक न्यूक्लियस 2 3 4 5 उसके बाद ये 6 7 8, तो ये हो गया 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल कैसे, एक सेल सेंट्रल सेल हो गई और 3 सेल हो गई एंटीपोडल सेल और 3 सेल एग अपरेटस में, 3 3 6 1 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मैच्योर्ड एम्ब्रियो सेक होता है। पॉलिनेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है, पॉलिनेशन मैकेनिज्म जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा पिस्टिल के स्टिग्मा पर और यहीं पे जाकर लैंड करेगा, इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे है पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेक। पॉलन ग्रेन किससे बनता है, मेल गैमेट से, एम्ब्रियो सेक किससे बनता है, फीमेल गैमेट से। तो ये दोनों टाइप के गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि पॉलन ये जो है क्या है दोनों के टाइप गैमेट नॉन मोटाइल है। तो नॉन मोटाइल होने की वजह से ही दोनों गैमेट के नॉन मोटाइल होने की वजह से ही तो पॉलिनेशन होता है। kind of pollination depending on the source of pollen pollination divided into 3 type: autogamy, geitonogamy and genogamy. Autogamy क्या, in this type of pollination achieve within the same flower। ये autogamy जो होता है एक इसमें होता है सेम फ्लावर में होता है, अगर एक प्लांट पे सेम फ्लावर के बिटवीन जो पॉलिनेशन हो रहा है वो ऑटोगमी होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ध्यान रखना सेम फ्लावर का, अगर सेम फ्लावर के बिटवीन पॉलिनेशन हो रहा है मतलब सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर सेम फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन है एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जा रहा है तो ऑटोगमी हो गया। जबकि जिटेनोगमी में क्या होता है कि सेम प्लांट होता है लेकिन सेम प्लांट पर 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो जिटेनोगमी होगा। और तीसरे टाइप का होता है वो जीनोगमी में जो पॉलिनेशन होता है 2 डिफरेंट फ्लावर और 2 डिफरेंट प्लांट होते हैं, मतलब 2 अलग अलग प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर होते हैं उसमें के बिटवीन पॉलिनेशन होता है वो जीनोगमी होता है।
Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and stigma should lie close to each other so that the cell pollination occur. तो सेल पॉलिनेशन ऑटोगमी में मोस्टली ऑटोगमी में सेल पॉलिनेशन होता है और ये सेम प्लांट में ही सेम फ्लावर के बिटवीन होता है। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं ऑटोगमी जिसमें होता है, जैसे वियोला जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस इन कॉमेलिना, ये एग्जांपल याद होने चाहिए ऑटोगमी के। वियोला जिसको कॉमन नेम है कॉमन पेंसी, और उसके बाद ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, या टू टाइप ऑफ फ्लावर, एक है कैस्मोगेमस, दूसरा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, और जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता है। इस टाइप के फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत क्लोजली कॉन्टैक्ट होते हैं, लाइक क्लोज टू द ईच अदर। When anther adheres in the flower buds, pollen grain come in contact with the stigma of the stigma to effect the pollination. Thus, clistogamous flower are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen blending on the stigma. तो clistogamous flower produce a short seed set even in the absence of pollinator. तो clistogamous flower तो seed set प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, pollinator अगर absent रहेगा तब भी, क्योंकि इसका फ्लावर तो ओपन ही नहीं होता है। clistogamous flower का फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता। जो दूसरे टाइप का पॉलिनेशन है वो है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में जो होता है पॉलिनेशन सेम प्लांट के बिटवीन होता है, सेम प्लांट पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट एक ही लेकिन उसमें फ्लावर जो है दो डिफरेंट फ्लावर हैं, तो फ्लावर का एक फ्लावर का जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर जाएगा। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं जिटेनोगेमी। यहाँ पे जिटेनोगेमी क्या हो जाएगा, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, किसी पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है तो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, लेकिन जेनेटिकली जो होता है ऑटोगेमी के सिमिलर होता है, जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। जेनेटिकली इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तीसरे टाइप का पॉलिनेशन है जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, एंथर से स्टिग्मा पे जाके लैंडिंग करता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है। तो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट है, काफी डिफरेंट प्लांट है। दिस इज ओनली टाइप ऑफ द पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द दिस इज ओनली द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, यानी इसमें कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन होता है जीनोगेमी में। एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो करते हैं उन्हीं को बोलेंगे एजेंट। तो यहाँ पे प्लांट यूज करते हैं दो एजेंट, यहाँ पे प्लांट यूज करते हैं दो टाइप के एजेंट, एक तो एबायोटिक और दूसरा बायोटिक एजेंट है। तो एबायोटिक एजेंट मतलब जो नॉन लिविंग हो, जैसे कि विंड एंड वाटर। तो विंड एंड वाटर से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एबायोटिक यहाँ पे बोला जाएगा। एबायोटिक एजेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है ये, और बायोटिक में एनिमल अगर होगा तो वो बायोटिक एजेंट हो जाएगा, जो कि पॉलिनेशन को अचीव करवाता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो यूज करते हैं वो बायोटिक एजेंट यानी कि एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। स्मॉल प्रोपोर्शन में ही प्लांट यूज करते हैं एबायोटिक एजेंट यानी विंड और वाटर का। अच्छा, विंड और वाटर से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दोनों विंड एंड वाटर दोनों से पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एज ए चांस फैक्टर। मतलब बाई चांस ही होगा कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में स्टिग्मा पे लैंड करेगा, पॉलिनेशन करेगा अगर विंड और वाटर से हो रहा है तो। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, विंड कहाँ से बह के आ रही है, वाटर कहाँ से कहाँ बह के जा रहा है। जरूरी नहीं कि जो विंड और वाटर से पॉलन ग्रेन विंड और वाटर के साथ जा रहा है वो राइट टाइप के स्टिग्मा पर ही जाए या राइट टाइम पर ही जाए। ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। तो इसीलिए क्या होता है कि इस केस में नेचर ने ऐसा कर रखा है कि जो प्लांट इस टाइप के पॉलिनेशन को करते हैं उस प्लांट में पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब एबायोटिक एजेंट जो पॉलिनेशन होता है, पहले विंड जो होता है मोर कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में अगर विंड और वाटर में पूछा जाए मोर कॉमन कौन सा होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन आर, यहाँ पे जो विंड पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होना चाहिए, विंड पॉलिनेशन का जो पॉलन ग्रेन होगा वो लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी चिपचिपा नहीं होना चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट, ताकि वो विंड करंट से आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, आसानी से उड़ सके। तभी उड़ेगा जब लाइट हल्का होगा और चिपचिपा नहीं होगा, नॉन स्टिकी होगा। दे ऑफन प्रोसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन पॉलन ग्रेन पॉलेंस आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट है एंड लार्ज ऑफन। अब यहाँ स्टिग्मा की बात की गई थी, स्टिग्मा यहाँ पे कैसा होना चाहिए, फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए, ताकि इजीली ये ट्रैप कर सके, जो पॉलन ग्रेन एयर में उड़ रहा है उसको ये इजीली ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस। ये भी ध्यान रखना है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के पास सिंगल ओव्यूल, ईच ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉर्न कॉब। द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा। जो टेसल्स दिखता है कॉर्न कॉब का वो क्या है, और स्टिग्मा एंड स्टाइल है विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द। और ये जो है ये जो टेसल्स है यही ट्रैप करता है, पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर लेता है। विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है, ग्रासेस में भी विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है। विंड पॉलिनेशन का दो एग्जांपल, एक तो ग्रास और दूसरा कॉर्न कॉब में पॉलन ग्रेन को ट्रैप कौन करता है, टेसल करता है। टेसल क्या है, ये स्टिग्मा स्टाइल है टेसल, कॉर्न कॉब का स्टिग्मा स्टाइल ही टेसल है। अब पॉलिनेशन बाय वाटर देखते हैं। अब पॉलिनेशन बाय वाटर ये रेयर ही होता है फ्लावरिंग प्लांट में, लिमिटेड अबाउट 30 जनरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में देखने को मिलता है पॉलिनेशन वाटर के द्वारा। लोअर प्लांट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोअर प्लांट में जो लोअर प्लांट के ग्रुप होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसमें मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के द्वारा ही, यानी कि पॉलिनेशन वाटर के ही द्वारा होता है। इट इज यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के, जैसे वेलेसिनेरिया, हाइड्रिला और मैराइन सिग्रा, जिसको जूस्टेरा बोलते हैं। इन तीनों में वाटर पॉलिनेशन होता है, इन तीनों प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, वेलेसिनेरिया, हाइड्रिला और जूस्टेरा। जिसमें वेलेसिनेरिया और हाइड्रिला जो है ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और जो ये सी ग्रास है जूस्टेरा ये मैराइन में ग्रो करती है, मैराइन वाटर में ग्रो करती है।
अब आगे दिया है कि ऑल एक्वेटिक प्लांट, जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, ऐसा नहीं सभी में पॉलिनेशन वाटर के ही द्वारा होता है। जैसे कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जिसे बोलते हैं, वाटर लिली, ये दोनों दोनों तो वाटर में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट है दोनों, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होता है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो या इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट में जैसे इंसेक्ट या विंड के द्वारा, वैसे ये एक्वेटिक प्लांट होने के बावजूद भी इनका पॉलिनेशन वाटर से ना होकर या तो विंड या तो इंसेक्ट से होगा। किसमें? वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ में। वेलेस्नेरिया की बात करें तो वेलेस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस ऑफ वाटर तक, इसका जो स्टिग्मा है सरफेस ऑफ वाटर तक ये रीच कर जाता है लॉन्ग स्टॉक के द्वारा, और जो मेल फ्लावर होता है यानी कि पॉलन ग्रेन वो रिलीज हो जाता है वाटर के सरफेस पे, मतलब वाटर में रिलीज हो जाता है, फिर तैरते 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 पैसिवली वाटर करंट के थ्रू तैरते तैरते ये वेलेस्नेरिया के फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है, पॉलिनेशन कर देता है। अब जैसे वेलेस्नेरिया के फ्लावर की बात, वैसे अब दूसरा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सीग्रास है, जूस्टेरा की बात करें तो इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर में डूबा हुआ होता है, सबमर्ज होता है, सबमर्ज इन द वाटर। तो अब चूंकि ये सरफेस के वाटर पे नहीं है इसका फीमेल फ्लावर, किसका? सीग्रास का, ये पानी में डूबा हुआ है, तो पॉलन ग्रेन भी पानी में डूब के ही तैरेगा, तो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा वाटर के अंदर पॉलन ग्रेन रिलीज, जबकि वेलेस्नेरिया केस में वाटर के सरफेस पे रिलीज हो रहा था, ये पानी के अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, और पॉलन ग्रेन पानी के अंदर ही तैरते तैरते जाएगा उसके जिस सीग्रास जूस्टेरा के फीमेल फ्लावर तक पॉलिनेशन कर देगा। पॉलन ग्रेन मेनी सच स्पीसीज, जो ऐसे स्पीसीज में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, ताकि वो आराम से पानी के अंदर क्या हो सके, बह सके, तैर सके, चल सके, इसीलिए लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव द पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ द जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती है उसका पॉलन ग्रेन जो होता है वेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग बना लेता है। विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि विंड और वाटर को नहीं कलर से मतलब है, नहीं उनको नेक्टर चाहिए, वो तो बायोटिक एजेंट एनिमल को चाहिए नेक्टर। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। तुम अब इसमें कई सारे एनिमल्स हैं जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं पॉलिनेशन के लिए, लेकिन बीच में मोस्ट डोमिनेंट होता है, बीच में मोस्ट डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। जैसे विंड और वाटर में विंड मोस्ट डोमिनेंट ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट था, वैसे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में कौन सबसे डोमिनेंट है? बीज सबसे मोस्ट डोमिनेंट है। पॉलिनेटिंग एजेंट बी, बटरफ्लाई, फ्लाई, बिटल्स, वास्प, एंड मॉथ बर्ड, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड एंड बर्ड्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। बट इसमें से मोस्ट जो among the animal insect particularly बी जो है ये डोमिनेंट बायोटिक एजेंट है, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। इवन लार्जर एनिमल भी पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि प्राइमेट में लीमर आ गया, अर्बोरियल ट्री ड्रेवलिंग रोडेंट आ गया, इवन रेप्टाइल गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज द पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज। मेजॉरिटी ऑफ जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट, उसमें महक भी फ्रेग्रेंट होती है, और नेक्टर रिच होते हैं। अगर ऐसा फ्लावर रहेगा तभी तो एनिमल क्या करेगा? फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगा कलर के द्वारा, या तो डिफरेंट एनिमल के लिए डिफरेंट प्रायोरिटी होती है। कोई कलर को लेकर अट्रैक्ट होता है, कोई नेक्टर के लिए फ्लावर के पास आता है, और कोई फ्रेग्रेंस के लिए आता है। तो ये इसीलिए इसमें जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके ये क्वालिटी है, को लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होगा, और नेक्टर रिच होते हैं वो। फ्लावर पॉलिनेट अगर फ्लाइज और बिटल्स के द्वारा जो फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं तो उनके वो फ्लावर क्या सीक्रेट करते हैं? सीक्रेट फॉल ओडोर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। तो ये एनिमल के लिए अट्रैक्टिव क्या चीज़ है? फॉल ओडोर। और ये नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड। क्योंकि जब एनिमल पॉलिनेशन करते हैं तो फ्लावर उसके बदले उनको रिवार्ड देता है। तो पॉलिनेशन जब फ्लावर का प्लांट का पॉलिनेशन यानी कि फ्लावर का पॉलिनेशन अगर एनिमल्स कर रहे हैं तो एनिमल्स के बदले में फ्लावर से रिवार्ड भी ले रहे हैं। अब रिवार्ड हो चाहे नेक्टर के फॉर्म में हो, चाहे कलरफुल हो कलर के फॉर्म में हो, चाहे फ्रेग्रेंस हो, चाहे ओडोर हो, तो रिवार्ड अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होगी, अलग अलग एनिमल के अलग अलग टाइप के रिवार्ड होंगे। जैसे यहाँ पे ये रिवार्ड रहा फ्लोर ओडोर, किसके लिए? फ्लोर सीक्रेट फाउल ओडोर, जो फाउल ओडोर है ये रिवार्ड ही तो है किसके लिए? फ्लाइज और बीटल्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ स्पीसीज जैसी कुछ स्पीसीज के लिए फ्लोरल रिवार्ड अलग ही है। जैसे यहाँ पे एमार्फोफेलस जो कि फ्लावर इसकी हाइट 6 फीट होती है। टालेट फ्लावर एमार्फोफेलस फ्लावर है, 6 फीट इसकी हाइट है। इसके लिए रिवार्ड क्या है? फ्लोरल रिवार्ड ये है कि प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस टू ले एग। इसको अपना एग ले करना, अगर एनिमल को जो एनिमल स्पीसीज है उनको एग को ले करना है तो इसी फ्लावर में जाके एग को ले करते हैं। ये इनका फ्लोरल रिवार्ड हो गया एनिमल का। ऐसे एक सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है मॉथ और यक्का प्लांट के बिटवीन, जो कि क्या होता है? मॉथ और यक्का प्लांट की म्यूचुअलिज्म होता है। इन दोनों की लाइफ साइकिल, मॉथ और यक्का प्लांट दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मॉथ एक को अपने डिपोजिट करता है जो प्लांट का ओवरी है उसके लोक्यूल में, ओवरी के लोक्यूल में अपना एक डिपोजिट करता है मॉथ प्लांट, यक्का प्लांट की ओवरी के लोक्यूल में मॉथ अपना एक डिपोजिट करता है। बदले में क्या करता है मॉथ ये क्या करता है? बदले में मॉथ पॉलिनेशन करता है। तो इस प्रकार से दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। आउट ब्रीडिंग डिवाइस। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। कंटिन्यू इसमें क्या होगा? ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन हो गया ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर के बिटवीन अगर एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन कॉन्टैक्ट में जा रहा है स्टिग्मा के तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अगर आप कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो हो जाएगा क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइस टू डिस्करेज। अब फ्लावरिंग प्लांट खुद डेवलप करता है मेनी डिवाइस, जिससे क्या होता है? डिस्करेज होता है, सेल्फ पॉलिनेशन
डिस्करेज होता है और क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज होता है। सम जैसे कि सम स्पीसीज में पॉलन ग्रेन जो रिलीज होने का पॉलन ग्रेन जो रिलीज होता है और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है ये सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती है, मतलब एक साथ नहीं हो पाती है। पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार है कि नहीं, ये दोनों चीज़ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आगे दिया है, या तो पॉलन जो होता है रिलीज पहले हो जाता है स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने के पहले ही, या स्टिग्मा रिसेप्टिव पहले हो जाती है, पॉलन रिलीज होने के पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है। तो इस केस में क्या हो जाता है, सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। In some other species, anther and stigma placed at the different position so that the pollen can not come in contact with the stigma of the same flower। यानी कि कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, जिससे पॉलन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, पॉलन जो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। सेम फ्लावर की बात हो ही रही है, तो ये भी हो गया क्या, यहाँ पे ऑटोगमी प्रिवेंट हो जा रही है। ऐसी डिवाइस जिसमें ऑटोगमी प्रिवेंट हो जा रही है। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के द्वारा भी प्लांट इनब्रीडिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो 3 डिवाइस हो गई जिससे सेल्फ इनब्रीडिंग को रोका जा सकता है। This is a genetic mechanism and prevent the self pollen from the same flower or other flower of the same plant from the fertilizing the ovule by inhibiting pollen generation or pollen tube growth in the pistil। Another device और दे रखी है prevent self pollination is the production of the unisexual flower। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन हो रहा है तब भी सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज द काइस्टर एंड मेज, यानी कि मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस मतलब कि बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसमें क्या होता है, ऑटोगमी प्रिवेंट होती है लेकिन जिटेनोगमी प्रिवेंट नहीं हो सकती इसमें मोनोसियस प्लांट में, जैसे कि काइस्टर एंड मेज में। सेवरल स्पीसीज जैसे कि पपाया में मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट पे, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल, ये क्या हो गए, ये यूनिसेक्सुअल हो गए, यानी कि डायोसियस हो गए। दैट्स ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, यानी कि डायोसिस। दिस कंडीशन इसमें दोनों प्रिवेंट हो जाती है, ऑटोगमी भी और जिटेनोगमी भी दोनों प्रिवेंट हो जाती है। किसमें, पपाया में। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, यानी कि पॉलन का पिस्टिल से इंट्रैक्शन जो होगा, यहाँ पे पॉलन राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है, ये पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर लेता है। अगर राइट टाइप का है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पोस्ट पॉलिनेशन को प्रमोट कर देगा। यही इसमें बताया गया है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन, यानी कि कंपैटिबल पॉलन स्टिग्मा पे जा रहा है। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन है तो आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज से आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ इनकम्पैटिबल, मतलब उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आगे वही लिखा है, पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है, पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है कि राइट टाइप का यानी कि कंपैटिबल पॉलन है कि रॉन्ग टाइप का यानी कि इनकम्पैटिबल पॉलन है। अगर राइट टाइप का पॉलन स्टिग्मा पिस्टिल पे लैंड कर रहा है तो वो पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा पॉलन को और प्रमोट कर देगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल रिच द ओवरी। पॉलन ट्यूब ग्रो करते हुए स्टिग्मा के टिश्यू से जाएगा, स्टाइल से और ओवरी तक पहुंच जाएगा। पॉलन ग्रेन जो होता है 2 सेल्ड कंडीशन में है, तो एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अगर एक पॉलन ग्रेन अगर 2 सेल्ड कंडीशन का मतलब है उसके पास एक बड़ी सी वेजिटेटिव सेल है, छोटी सी जनरेटिव सेल है। लेकिन इन सच प्लांट तो जनरेटिव सेल अगर डिवाइड कर जाए, जनरेटिव डिवाइड करके 2 मिल का फॉर्मेशन कर ले ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, तो ऐसे में पॉलन जो होता है 3 सेल्ड कंडीशन में चली जाएगी। 3 सेल्ड कंडीशन कैसे, 2 मेल और एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल बना लिया और एक वेजिटेटिव सेल, यानी कि 3 सेल्ड कंडीशन हो गई। 3 सेल्ड pollen tube carry the 2 male gamete from the beginning in pollen tube after the reaching the ovary enter the ovule through the micropyle region and then enter one the synergid through the filiform apparatus। many recent study the filiform apparatus present at the micropylar part। filiform apparatus जो होता है वो micropylar part में present होता है। अब the micropylar part of the synergid guide the entry of the pollen tube। जो भी इवेंट हो रहे हैं from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter जो कर रहा है ovule enter the ovule are the together refer to as, ये सब इवेंट pollen pistil refer to as the pollen pistil interaction। Artificial hybridization is the one of the major approach of the crop improvement program। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for the pollination and the stigma is protected from the contamination। मतलब यहाँ पे ये श्योर करना, यहाँ पे किया जाता है कि सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का यूज़ किया जाता है पॉलिनेशन के लिए। मतलब जो पॉलन ग्रेन हमको चाहिए पॉलिनेशन करवाने के लिए उसी पॉलन ग्रेन का हम यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। बाकी अनवांटेड पॉलन को रिमूव कर हटा दिया जाता है, स्टिग्मा प्रोटेक्ट कर दिया जाता है अनवांटेड पॉलन से। ऐसे इसको कैसे करेंगे, इसको इमेस्कुलेशन और बैगिंग करके करेंगे। अब इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्या होती है, इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाई, अगर फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर तो एंथर को रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर से एंथर को रिमूव कर देंगे और फ्लावर से एंथर को रिमूव करने की टेक्निक को ही बोलते हैं इमेस्कुलेशन। और कैसे करेंगे, बट बिफोर द एंथर डेज यूजिंग ए पेयर ऑफ फॉरसेप। इस यहाँ पे हम एक फॉरसेप से क्या करेंगे, एंथर को फ्लावर से रिमूव कर देंगे, एंथर को फ्लावर से रिमूव कर देंगे और इस टेक्निक को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेटेड फ्लावर, अब जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर चूंकि एंथर रिमूव हो चुका है, अब उसके ऊपर सिर्फ क्या है, स्टिग्मा है तो कवर्ड विद द लॉन्ग। अभी इस स्टिग्मा को क्या करेंगे, कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली ये जो कि बटर पेपर से बना होता है, उस स्टिग्मा को कवर कर देंगे जो कि प्रिवेंट करेगा कंटामिनेशन तो कि बाहर का कोई और पॉलन जाके स्टिग्मा को पॉलिनेशन ना कर दे। तो ये इसको बोलते हैं बैगिंग। मतलब स्टिग्मा को कवर करना, स्टिग्मा को कवरिंग करना किससे, बटर पेपर से बने हुए बैग से कवर करना बैगिंग बोलेंगे। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर को इमेस्कुलेशन बोलते हैं। तो ये 2 टेक्निक हो गई, इमेस्कुलेशन और बैगिंग, जो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में किया जाता है।
फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आफ्टर द एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिस्ट द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट। हम लोग पीछे देख के आएंगे पोलन ट्यूब रिलीज करेगा टू मेल गैमेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिस्ट के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब से रिलीज हो जाएगा। इस 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एक सेल की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा और एक सेल से फ्यूज करके एक सेल एंड फ्यूज विथ इट्स न्यूक्लियस, मतलब एक सेल के न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया और इसको बोलते हैं सिनगेमी। मतलब जब ये जो 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज कर जाता है इसको बोलते हैं सिनगेमी, और इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन, डिप्लॉयड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो मूव टुवर्ड किधर मूव कर जाता है, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, जो कि सेंट्रल सेल में होता है। पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में होता है और मेल गैमेट चूंकि हैप्लॉयड है और पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड है और दोनों फ्यूज करके बना लेंगे एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, इसकी प्लॉयडी जो होती है ट्रिप्लॉयडी होती है, ट्रिप्लॉयड होता है। इसमें क्या हो रहा है, दिस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जा रहा था। एक तो ट्रिपल फ्यूजन से बना PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एक बना जाइगोट सिनगेमी से। तो यहाँ दो बार क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो सिनगेमी से और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन फिनोमेना हो रही है, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, टू टाइप का यहाँ फ्यूजन देखने को मिल रहा है। फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो साइक, तो इस फिनोमेना को बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ये यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्मी फ्लावरिंग प्लांट का। ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ फीचर है किसका, एंजियोस्पर्मी फ्लावरिंग प्लांट का। सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था जो ट्रिपल फ्यूजन से बना था वो डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म में और जाइगोट डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में, जाइगोट डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में। तो जो बी वाला फिगर है इसमें क्या दिखाया गया है, स्टेज इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकाट में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसका स्टेज दिखाया गया। तो पहले जाइगोट डेवलप किया एम्ब्रियो में, कैसे जाइगोट एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। तो जाइगोट जो होता है डिवाइड करके पहले 2 सेल स्टेज में गया, फिर यहाँ ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो बना जिसमें सस्पेंसर दिख रहा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो में ये सस्पेंसर दिख रहा है। फिर मैच्योर एम्ब्रियो में प्लम्यूल्स और रेडिकल्स आ गए, प्लम्यूल्स और रेडिकल आ गए और 2 कोटिलेडॉन, चूंकि डाइकाट है तो यहाँ पे 2 कोटिलेडॉन दिख रहे हैं। और ये इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक्स शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ए वाले फिगर में डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल दिख रही है। यहाँ पे सेंट्रल सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसकी प्लॉयडी 3N है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये। और यहाँ पे जाइगोट बन रहा है, जिस सिनगेमी से जाइगोट बन रहा है और डीजनरेटिंग सिनर्जिस्ट दिख रही है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें क्या स्ट्रक्चर और इवेंट होंगे। तो फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट आप जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें 2 चीज़ हुई डबल फर्टिलाइजेशन में। तो सिनगेमी से क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से बना एम्ब्रियो। और दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन से पहले बना तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसके बाद बना एंडोस्पर्म। तो ये बना एंडोस्पर्म बना ट्रिपल फ्यूजन से और सिनगेमी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। मैच्योरेशन ऑफ द ओव्यूल मैच्योर करके क्या बनाएगा, ओव्यूल मैच्योर करके बनाएगा सीड और ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। और इसी को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म सेल, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्योंकि एंडोस्पर्म की जो प्लॉयडी होती है वो 3N होती है। एंडोस्पर्म की प्लॉयडी क्या होती है, 3N होती है। जो टिश्यू सेल ऑफ द एंडोस्पर्म टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो भरी हुई होती हैं, फील्ड होती हैं रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन। और यही यूज होता है, यही जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यही डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है इसी एंडोस्पर्म में जो रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ है उसका यूज करता है न्यूट्रिशन के लिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो द सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। PEN में क्या होगा, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा और क्या देगा, एक फ्री न्यूक्लियाई देगा। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड एंडोस्पर्म तो सेलुलर हो जाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही है, अकर्स हो रही है तो फिर एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा। नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर द सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। तो कोकोनट वाटर की बात करें तो जो कोकोनट होता है तो उसमें जो बीच में पानी भरा हुआ होता है कोकोनट वाटर और टेंडर कोकोनट वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। सीधी सी बात है, कोकोनट वाटर क्या होता है, कोकोनट वाटर पीते हैं और उसके किनारे किनारे जो व्हाइट पोर्शन होता है, व्हाइट कर्नल, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। जो पिया जाता है कोकोनट का पानी, नारियल का पानी, वो एक्चुअली में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उसमें 1000 ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। और जो सराउंडिंग में व्हाइट होता है वो क्या होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। यहाँ पे एंडोस्पर्म या तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा या तो मैच्योर सीड में परसिस्ट रहेंगे। तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा किसके साथ, पी ग्राउंडनट और बीन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। जबकि कैस्टर और कोकोनट में क्या होते हैं, इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। तो अभी जब हम लोग सीड पढ़ेंगे तो उसमें 2 टाइप की सीड होते हैं, एक एंडोस्पर्मिक सीड, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, आगे आएगा अभी तो वहाँ ये देख लेंगे फिर से एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड मोस्ट जाइगोट डिवाइड। दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड द एस्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो।
द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोजेनी सिमिलर होती है दोनों में, मोनोकोटिलेडॉन एंड डाइकोटिलेडॉन प्लांट दोनों में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियोजेनी होती है वो सिमिलर होती है। स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी का डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो के देखें तो जाइगोट पहले क्या देगा, प्रो एम्ब्रियो देगा, फिर प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर शेप का एम्ब्रियो आएगा, फिर हार्ड शेप का एम्ब्रियो आएगा, देन मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, अच्छा डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो की बात करें तो इसमें कंसिस्ट होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कोटिलेडॉन होते हैं, दो कोटिलेडॉन्स होते हैं। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन, तो उस पोर्शन को बोलेंगे इपिकोटाइल, विच टर्मिनेट विद द प्लम्यूल और स्टेम टिप। ये टर्मिनेट होता है जाके प्लम्यूल के साथ या स्टेम टिप पे। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो कोटिलेडॉन के नीचे होता है, बिलो होता है, वो होता है हाइपोकोटाइल। यहाँ पे दो हो गया, एक इपिकोटाइल हो गया, एक हाइपोकोटाइल होगा। इपिकोटाइल जो होता है, इपिकोटाइल टर्मिनेट होता है प्लम्यूल स्टेम टिप के साथ, और ये कहाँ पे होता है इपिकोटाइल, जो नाम है इपी, और कोटाइल, इपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कोटिलेडॉन, जो कोटिलेडॉन के एबव लेवल पे है, एबव द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन है तो इपिकोटाइल है, और हाइपो मतलब नीचे और कोटि मतलब कोटिलेडॉन, जो कोटिलेडॉन के बिलो लेवल पे है वो हाइपोकोटाइल हो गया, वो हो गया हाइपोकोटाइल। दैट इज टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। और ये टर्मिनेट कहाँ पे होता है, लोअर एंड, कहाँ पे, लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। रूट टिप इज कवर्ड विथ रूट कैप। अच्छा, मोनोकोटिलेडॉन के एम्ब्रियो की बात करें तो इसमें होता है सिर्फ मोनोकोटिलेडॉन। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडॉन इज कॉल्ड स्कुटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड लेटरल या वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एट इज लोअर इन द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द। तो यहाँ पे जो रेडिकल रूट कैप होता है वो किस एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ से इनक्लोज होता है, बंद होता है, जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कुटेलम, उसको इपिकोटाइल बोलेंगे। इपिकोटाइल के पास सूट एपेक्स होता है एंड ए फ्यू लीफी प्रिमोर्डिया, जो कि बंद होता है होलो फोलियर स्ट्रक्चर में, जिसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। अब बात करते हैं सीड की। सीड में यहाँ पे सीड जो होता है, यहाँ पे हमको दो टाइप सीड देखना है, एक तो नॉन एल्बुमिनस एल्बुमिनस सीड और दूसरा एल्बुमिनस सीड। और एक होता है पेरिस्पर्म न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस परसिस्टेंट रहता है। एंजियोस्पर्म में सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सीड और फ्रूट होता है। सीड किससे बनता है, तो यहाँ पे ओव्यूल से बन जाएगा क्या, ओव्यूल से बन जाएगा सीड। सीड किसके अंदर बनता है, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनेगा फ्रूट, ओव्यूल से बन जाएगा सीड। सीड में कंसिस्ट होते हैं तीन पार्ट, एक होता है सीड कोट, दूसरा होता है कोटिलेडॉन, तीसरा होता है एम्ब्रियो एक्सिस। कोटिलेडॉन ऑफ द एम्ब्रियो सिंपल स्ट्रक्चर जनरली ये थिक होता है, सॉलिड होता है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द फूड की वजह से। सीड जो होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है, फूला हुआ होता है। लेग्यूम मतलब मटर जिसमें आती हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली। मैच्योर सीड जो होता है वो कैसा होता है, मे बी वो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस का मतलब होता है कि इसमें कोई भी एंडोस्पर्म का रेजिड्यू नहीं रहेगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। और ये होता है पीओ ग्राउंडनट के, यानी कि मोस्टली जो डाइकोटिलेडॉन प्लांट्स होते हैं मोस्टली पीएन ग्राउंडनट के केस में देखने को मिलता है नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड का मतलब होता है कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, इसको बोलते हैं कैसा, एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। और ये देखने को मिलता है व्हीट, मेज, बर्ली एंड कैस्टर में देखने को मिलता है। और कुछ सीड ऐसे होते हैं, कुछ इन सम सीड जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर और बीट में क्या होता है कि रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो परसिस्टेंट, तो जो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है इसको बोलते हैं क्या, पेरिस्पर्म। इसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिस्पर्म किसका क्या हो गया, ब्लैक पेपर एंड बीट हो गया, ब्लैक पेपर और बीट हो गया। अब यहाँ पे इंटोगमेंट ऑफ द ओव्यूल जो होता है हार्ड एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। माइक्रोपाइल्स रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट में एक स्मॉल पोर के फॉर्म में माइक्रोपाइल रिमेन्स रह जाता है। और यही जो स्मॉल पोर होता है सीड कोट में एज ए माइक्रोपाइल के रूप में, ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन के दौरान सीड को वाटर और ऑक्सीजन की फैसिलिटी वाटर ऑक्सीजन की एंट्री की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब सीड जर्मिनेशन के दौरान जो वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको यही स्मॉल पोर से मिलता है। सीड जब मैच्योर हो जाता है तो वाटर कंटेंट स्वाभाविक सी बात है कम हो जाएगा, और सीड जो होता है रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, कितना 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास। जनरली जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, अब चूंकि सीड मैच्योर हो चुका है, रिलेटिवली ड्राई भी हो चुका है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है एम्ब्रियो का स्लो डाउन हो जाता है। एम्ब्रियो एंटर ए स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी, जिसको बोलते हैं डार्मेसी। अगर इफ द फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, अगर फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, यानी कि प्रॉपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर अवेलेबल है, तो ये जर्मिनेट कर जाएगा और ओव्यूल कन्वर्ट होता है, मैच्योर होकर सीड बनाता है। ओव्यूल और ओवरी जो होता है मैच्योर करके फ्रूट बनाता है। दैट इज द ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होता है सीड में और ओवरी ट्रांसफॉर्म होता है फ्रूट में। ये एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होती है। जो वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट, जो ओवरी की वॉल होती है वो डेवलप हो जाती है वॉल ऑफ फ्रूट में, इसी को बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। फ्रूट जो होता है फ्लेशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। फ्लेशी फ्रूट का एग्जाम्पल है गुआवा, ऑरेंज और मैंगो। ये कैसा होता है, फ्लेशी होता है, फ्लेशी। और ड्राई किसका होता है, ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड का। ग्राउंड नट और मस्टर्ड आप देखोगे तो एकदम सूखा सूखा रहता है, बहुत हार्ड रहता है। लेकिन अगर आप ऑरेंज संतरा खाओ उसमें पानी निकलेगा, या मैंगो खाओ, मौसमी जो होता है ये मैंगो मतलब पका हुआ आम, उसमें से क्या निकलेगा, वो भी कैसा होता है, उसमें से पानी निकलेगा। तो ये फ्लेसी में आके फ्लेसी याद करने का तरीका हो गया। और ड्राई का हो गया, ग्राउंड नट एकदम हार्ड होता है। मस्टर्ड जो सरसों के दाने होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, यानी कि सूखे हुए होते हैं। ड्राई फ्रूट में आएंगे भी। मिनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्स्ड ऑफ द सीड।
यहाँ पे दो टाइप की फ्रूट है, एक फॉल्स फ्रूट है, एक दो ट्रू फ्रूट है। मोस्ट प्लांट बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलपमेंट ओवरी से होता है और अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट हो जाते हैं या तो फॉल ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू एक्सेट्रा, इसमें क्या द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन। ऐसे फ्रूट को बोलते हैं फास्ट फ्रूट। मीन्स कि फास्ट फूड का एग्जाम्पल हो गया एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। इसमें ऐसे फास्ट फूड ऐसे फ्रूट होते हैं, ये फ्रूट डेवलप ओवरी से ना होकर अदर पार्ट से डेवलप होते हैं, थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी ना करके थैलेमस कर रहा है। और ट्रू फ्रूट क्या होता है, मोस्टली जो फ्रूट होते हैं वो डेवलप होते हैं ओवरी से ही। अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अब मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट जो होता है फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। देयर आर यहाँ पे कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं। अब यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को बताया गया। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं अगर फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन से डेवलप हो। वैसे तो मोस्टली जो फ्रूट डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन से डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल हो गया इसका बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो जाता है। सीड ऑफर द सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर एंड सीड जर्मिनेशन इज मोर डिपेंडेबल। यहाँ पे सीड की विबिलिटी की बात की गई थी। इन फ्यू स्पीसीज द सीड जो विबिलिटी होती है वो फ्यू मंथ में ही लॉस कर देता है। सीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज लाइफ फॉर द सेवरल ईयर, सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर द 100 ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जो सीड की विबिलिटी है, सीड कितने दिन तक जिंदा रहता है, इसको बोलते हैं सीड की विबिलिटी। तो यहाँ पे सीड की विबिलिटी है कुछ स्पीसीज की तो फ्यू मंथ तक ही होती है, कुछ स्पीसीज की तो सालों तक होती है, कुछ स्पीसीज की 100 सालों तक 1000 सालों तक होती है। यहाँ सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड एट वीएबल सीड। ओल्डेस्ट इज दैट द ल्यूपिनस आर्कटिकस। ये कहाँ से एक्सपेक्ट किया गया था, फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड after an estimated record 10,000 year of the Darwesi. Recent record 2000 year old viable seed किसका है, is of the dead palm Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at the King Herod's palace near the Dead Sea। तो ये डाटा ध्यान रखना है कि 2000 ईयर ओल्ड विएबल सीड किसका है, डेड पाम एंड फोनिक्स डैक्टिलीफेरा का है। और 10,000 ईयर ल्यूपिनस आर्कटिकस। एपोमिक्सिस एंड द पॉली एम्ब्रियोनी। अलो सीड जो होता है, सीड ये भी प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। सीड और फ्रूट दोनों होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों ही बनते हैं, सीड और फ्रूट। ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड। लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे कि एस्टेरेसिया और ग्रासेस में क्या होता है कि इसमें स्पेशल मैकेनिज्म होता है, इसमें प्रोड्यूस होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन और इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एपोमिक्सिस जो होता है ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी मिमिक्स है ये। सिट्रस एंड मैंगो जो होते हैं, सिट्रस एंड मैंगो वैरायटी सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अच्छा, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब अगर सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो है, अगर अकरेंस ऑफ द मोर देन एम्ब्रियो इन ए सीड, तो उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। सिट्रस और मैंगो का केस हो गया, सिट्रस और मैंगो पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया। तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म यहाँ पे। चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग और बीवी पेरस ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब बच्चा देने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन में होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द ह्यूमन्स में क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन द फीमेल। फिर इस गैमेट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट स्पर्म का ट्रांसफर होगा इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन से ही स्पर्म का ट्रांसफर होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे बनता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट अटैच होता है यूटेराइन वॉल से, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद होता है डेवलपमेंट ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जितने टाइम तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है बेबी में या फुल्ली डेवलप फ्यूटस, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये जो प्रोसेस है क्या है कि गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये जो 6 प्रोसेस है इसको सीक्वेंस से ही मेमोराइज होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर द प्यूबर्टी। जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हो रहे हैं प्यूबर्टी के बाद ही हो रहे हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट जो मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट का रिमार्केबल डिफरेंस ये है कि स्पर्म यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन मैन में ओल्ड एज तक होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है, ओल्ड एज में भी होता रहता है। लेकिन ओवम जो होता है फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन हो जाता है वुमन के केस में अराउंड 50 ईयर के एज में अराउंड सीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक हो जाती है या बंद हो जाती है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन इसमें एक पेयर टेस्टिस आएगा, एक पेयर टेस्टिस के साथ साथ एसेरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं।
टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ पे होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच में ये क्या होता है? विथिन ए पाउच, इसको बोलते हैं स्क्रॉटम। स्क्रॉटम हेल्प मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रॉटम का काम ये होता है कि ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, नॉर्मल इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर करके रखता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अडल्ट में जो टेस्टिस होता है ओवल शेप का होता है और इसकी लेंथ जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। और ईच टेस्टिस, इसमें इस टेस्टिस के पास कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी कि अगर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो दोनों टेस्टिस मिलाकर 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो जाएंगे, 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो जाएंगे। अब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन विच द स्पर्म आर प्रोड्यूस, इसी में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप ऑफ द सेल। तो एक सेल होती है जिसको बोलते हैं, इस 2 टाइप ऑफ सेल को कॉल्ड मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी होती है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल का दूसरा नाम ही है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल म्योटिक डिवीजन में जाएगी, मेल जर्म सेल का म्योटिक डिवीजन होगा तो फाइनली क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। ये मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा, जबकि सर्टोली सेल क्या करेगी? नरिश प्रोवाइड करेगी जर्म सेल को। सर्टोली सेल किसको नरिशमेंट देती है? जर्म सेल को। सर्टोली सेल नरिशमेंट किसको देती है? जर्म सेल को। जर्म सेल म्योटिक डिवीजन का क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, आउटसाइड जो रीजन होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड रीजन को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें स्मॉल ब्लड वेसल और इंटरस्टिशियल सेल होती है, इसी का नाम है लेडिक सेल। और यही लेडिक सेल सिंथेसाइज सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट होती है, किसमें प्रेजेंट होती है? इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल स्पेस में एक तो स्मॉल ब्लड वेसल लेडिक सेल है, लेडिक सेल एंड्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस कर रही है। दूसरी चीज इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल है जो कि फाइगोसाइटिक सेल होती है, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सब प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस किसको बोलते हैं? जो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड का जो रीजन होता है उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी में क्या है? लेडिक सेल है जो कि एंड्रोजन बना रही है, और इसी में इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है जो कि फाइगोसाइटिक सेल का काम कर रही है। इसके बाद जो भी पढ़ेंगे, अभी तो हमने टेस्टिस यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन था, टेस्टिस के बारे में देख लिया। टेस्टिस का टेस्टिकुलर रीजन में इंटरस्टिशियल स्पेस देख लिया और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देख लिया। अब बात करते हैं कि मेल सेक्स असेसरी डक्ट की। एसिडिक में टेस्टिस, वासा डिफरेंस या एपिडाइमिस वासा डिफरेंस, ये आपके क्या है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स हैं, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? स्क्रॉटल सैक में, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पे लोकेटेड है, ऐसा बोल सकते हो आप। या तो ऐसा बोलो कि कहाँ पे लोकेटेड है? ये स्क्रॉटल सैक में लोकेटेड है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफरेंस, जो टेस्टिस का जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ओपन होगा वासा इफरेंसिया में थ्रू द रेटे टेस्टिस के थ्रू। रेटे टेस्टिस के थ्रू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रहा है वासा इफरेंसिया में। फिर वासा इफरेंसिया ओपन होगा एपिडाइमिस में। फिर एपिडाइमिस ओपन होगा किसमें ओपन होगा? वासा डिफरेंस में। एंड असेंड टू द एब्डोमेन लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज ए एजुकुलेटरी डक्ट। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस। आप इससे जरा समझिए। तो यहाँ पे रेटेटेस्टिस से जो कि इनसाइड टेस्टिस रेटेस्टिस ओपन होगा वासा इफरेंसिया में, वासा इफरेंसिया ओपन हो रहा है एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस ओपन हो रहा है वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस अब ये स्क्रॉटल सैक को लीव कर देगा, स्क्रॉटल सैक से बाहर निकलेगा, एंटर कर जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ जाएगा? एजुकुलेटरी डक्ट में, और एजुकुलेटरी डक्ट में इधर सेमिनल वेसिकल भी आ रहा है। तो वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों की कॉमन ओपनिंग है एजुकुलेटरी डक्ट। फिर एजुकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर दोनों की कॉमन ओपनिंग है यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू आउटसाइड निकल जाएगा, यूरेथ्रल मीटर से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया। अगर पाथवे पूछा जाएगा स्पर्म का पाथवे, तो आपको ये पाथवे मेमोराइज होना चाहिए। रीड आर फॉर रेटेटेस्टिस, ई फॉर वासा इफरेंसिया, ई फॉर इफरेंसिया, दूसरा ई फॉर हो जाएगा एपिडाइमिस, और डी फॉर हो जाएगा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। ये पाथवे वाई डिफरेंस के बाद आपको क्या होना है? ये सेमिनल वेसिकल वाई डिफरेंस एजुकुलेटरी डक्ट में ओपन होंगे, एजुकुलेटरी डक्ट यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन होंगे, यूरेथ्रा ओपन होगा यूरेथ्रल मीटस में। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना हुआ होता है एक स्पेशल टिश्यू से, जो कि पेनिस को इरेक्शन में हेल्प करता है टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। इन लार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। जो बल्ज पार्ट होता है, लार्ज पार्ट होता है टर्मिनल बल्ज पार्ट, उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, इसको बोलते हैं फॉर स्किन। मेल एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसिकल है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, तीसरा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है। इन तीनों में से 2 तो पेयर में, सेमिनल वेसिकल और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड पेयर में, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। ये तीनों ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, ये सिक्रीशन बनाता है सेमिनल प्लाज्मा फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम रिच होता है, फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम रिच होता है। इसके साथ साथ सिट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन भी सेमिनल प्लाज्मा में होते हैं। सिक्रीशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, ये पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंसिस्ट होता है, एक पेयर ओवरी होती है, एक पेयर ओवरी के साथ साथ अलॉन्ग विद वन पेयर ओवरी अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट में फैलोपियन ट्यूब, एक पेयर फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि लोकेट होता है पेल्विक रीजन में। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवरी जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है 2 चीज़, एक तो फीमेल गैमेट ओवम, दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन, ओवरियन हार्मोन क्रिएट करती है। ओवरी लोकेटेड होती है ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरी की लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल और यूटेरस से लिगामेंट के द्वारा, कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट।
ईच ओवरी कवर्ड बाई ए थिन इपिथीलियम विच इनक्लोजेज द ओवरियन स्ट्रोमा। तो जो ओवरी होती है, ईच ओवरी, दो ओवरी होती है, दोनों ओवरी कवर्ड होती है एक थिन इपिथीलियम से, विच इनक्लोजेज द ओवरियन स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा डिवाइडेड होती है टू जोन में, टू जोन स्ट्रोमा, ओवरियन स्ट्रोमा डिवाइडेड होता है टू जोन में। जो आउटर जोन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, और जो इनर जोन होता है उसको बोलते हैं मेडुला, इनर मेडुला होता है, इनर होता है मेडुला होता है, आउटर जो होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है। ये स्ट्रोमा का दो जोन होता है, ओवरियन स्ट्रोमा के ये दो जोन होते हैं। यहाँ ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को ही फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस वेजाना, ये मिलकर बनाते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। ईच फेलोपियन ट्यूब जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड करता है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस तक। पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो पार्ट फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवरी के क्लोजर होता है वो फनल शेप का इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम के एज पर, इनफंडिबुलम के एज पर एक फिंगर लाइक पोजीशन होता है जिसको फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी ओव्यूलेशन के बाद और आफ्टर द ओव्यूलेशन क्या करता है, ओवम का कलेक्शन करता है। इनफंडिबुलम लीड टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द कॉल्ड एम्पुला, एम्पुला हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट होता है स्टमस, स्टमस है जो नैरो ल्यूमेन, इट इज जॉइंट टू द यूटेरस। यूटेरस जो होता है सिंगल होता है, उसको वोम भी बोलते हैं। यूटेरस का शेप इन्वर्टेड पियर होता है। ये यूटेरस सपोर्टेड होता है बाय लिगामेंट के द्वारा, बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूटेरस ओपन होता है वेजाइना में, किसके थ्रू, नैरो सर्विस के थ्रू। कैविटी ऑफ सर्विस को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, कैविटी ऑफ सर्विस को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। यहाँ पे बर्थ कैनाल कैसे बन रहा है, तो वेजाइना और सर्विक्स मिलकर बनाते हैं क्या, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल हो गया। वाल ऑफ द यूटेरस में 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर ऑफ द टिश्यू। यूटेरस के वाल में होता है पेरीमेट्रियम, आउटर जो होता है पेरीमेट्रियम, मिडल में मायोमेट्रियम और अंदर एंडोमेट्रियम होता है। आउटर एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन्स पेरीमेट्रियम, मिडल जो होता है थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम होता है। इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है जो कि एंडोमेट्रियम होता है। ये एंडोमेट्रियम जो होता है इसमें साइक्लिक चेंज होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि मायोमेट्रियम एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। फीमेल एक्सट्राजेनिटेलिया में क्या क्या रहेगा, मोन्स पीबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ये हो जाएंगे फीमेल एक्सट्राजेनिटेलिया के पार्ट। मोन्स पीबिस जो होता है इज ए क्वेश्चन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड द प्यूबिक हेयर। लेविया मेजोरा आर ए फ्लेशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू होता है, फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। लेविया माइनोरा आर पेयर फोल्ड ऑफ द टिश्यू होता है अंडर द लेविया मेजोरा, ओपनिंग ऑफ द वेजाइना कवर्ड बाय ए पार्शियल कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमेन। क्लाइटोरिस टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाई करता है अपर जंक्शन ऑफ द टू लेविया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये जो फिगर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें क्या दिख रहा है, एक पेयर ओवरी दिख रही है, ये ओवरी है। उसके बाद इधर क्या है, इधर है आपका फेलोपियन ट्यूब, एक पेयर फेलोपियन ट्यूब है, वन पेयर ओविडक्ट है। ओविडक्ट है ये इनफंडिबुलम रहा, इनफंडिबुलम से जो ये फिम्बरी जो कि ओम का कलेक्शन करेगी। फिर एम्पुला रहा, एम्पुला के बाद ये रहा स्टमस, ये इनफंडिबुलम एम्पुला स्टमस, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। इधर सर्विक्स जो कैनाल है उसका सर्वाइकल कैनाल है। फिर वेजाइना है, सर्विक्स और वेजाइना मिलकर बनाते हैं क्या, बर्थ कैनाल। क्या ये यूटेरस है, यूटेरस की 3 वाल है, सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम, बीच में है मायोमेट्रियम और सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम। ये कैविटी इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं यूटेराइन फंडस। तो अगर ये फिगर की नेमिंग करने को आए तो इजीली आप फिगर की नेमिंग कर लोगे। इस फिगर में ये टेस्टिस जो स्क्रोटम के अंदर क्या है, पैक है और टेस्टिस से निकल रहा है ये सिरेडक्ट, जिससे बोलेंगे वास डिफरेंस। तो वाई डिफरेंस से ओपन हुआ किस में जाकर, वाई डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल, वाई डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल ओपन होगा एजुकेटरी डक्ट में, और ये एजुकेटरी डक्ट और ये यूरिनरी ब्लैडर दोनों ओपन होगा किस में जाकर, यूरेथ्रा में। इस यूरेथ्रा फिर फर्दर यूरेथ्रोमीटर से बाहर निकल जाएगा। इस यूरेथ्रा से यूरिन भी आएगा और स्पर्म भी आएगा और दोनों यूरेथ्रोमीटर से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। सेकंड फिगर में ये दिखाया गया है, ये एसेसरी डक्ट को दिखाया गया है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और एसेसरी डक्ट को दिखाया गया। तो यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या रेट टेस्टिस है, रेट टेस्टिस ओपन हो रहा है वास डिफरेंशिया में, फिर रिपीट डायमिस, देन वास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल, ये दोनों ओपन होंगे किसमें, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू, यूरेथ्रा ओपन होगा आउटसाइड यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू। यहाँ पे तीनों ग्लैंड दिखाई गई है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोथेरल ग्लैंड। इन तीनों में से जो सेमिनल वेसाइकल है ये पेयर्ड में है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बल्बोथेरल ग्लैंड ये भी पेयर्ड में है। फॉरस्किन और ग्लैंड पेनिस ये भी दिख रही है, इधर यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर। नेक्स्ट फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल में ईच 250 एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल थे। उसमें दो चीज़ था, एक तो इंटरस्टिशियल स्पेस था, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था। तो यहाँ पे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके बाद दो सेल थी, एक तो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, माइटोटिक और मीटोक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनाएगी। और दूसरी सेल थी सर्टोली सेल जो इसको नरिश करेगी, सर्टोली सेल जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, स्पर्म को जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। तो ये दो सेल हो गई। और जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल होती है उसको बोलते हैं, ये जो स्पेस है ये है क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें इंटरस्टिशियल सेल थी और ही इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल थी, साथ ही ब्लड वेसल भी था। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी का दूसरा नाम है लेडिक सेल जो कि फॉर्मेशन करेगा एंड्रोजन का। और इसी में होती है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जो कि फाइगोसाइटिक होती है। तो यहाँ पे हो गया इम्यूनो कॉम्पिटेंट फाइगोसाइटिक सेल और इंटरस्टिशियल लेडिक सेल जो कि एंड्रोजन बनाएगी। और अंदर हो गया स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी और इसको नरिश कौन करेगी, सर्टोली सेल इसको नरिश करेगी। ये स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलेंगे। यहाँ पे है मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड करेक्टरिस्टिक ऑल फीमेल मेमल का करेक्टरिस्टिक है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। ये पेयर्ड में होता है, पेयर्ड इसको ब्रेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें ग्लैंडल टिश्यू और फैट्स होते हैं, वेरिएबल अमाउंट में फैट्स होते हैं। ग्लैंडल टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू द 15 से 20 है 15 to 20 मेमोरी लोब। और इस मेमोरी लोब्स में कंटेंस होते हैं क्लस्टर ऑफ द सेल जिनको एल्यूलाई बोलते हैं। एल्यूलाई का दो काम है, एक तो मिल्क सीक्रेट करना, दूसरा क्या होता है कि जो एल्यूलाई की कैविटी होती है, ल्यूमेन होता है, उसमें मिल्क को स्टोर करके रखना। एल्यूलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल जो होती हैं ईच लोब ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन करके बनाता है एक मेमोरी डक्ट।
और कई सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके बनाती है एक वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफाइड डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट है। ये फिगर हो गया मेमोरी ग्लैंड का। यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड का फिगर मेंशन है। तो मेमोरी ग्लैंड में ये रिप्स और रिप्स के बीच में जो मसल्स हैं, मसल्स बिटवीन द रिप्स ये दिखाई गई हैं। और यहाँ पे ये एक मसल्स है जिसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ध्यान रखना ये जो मसल है इस मसल का क्या नाम है, पेक्टोरलिस मेजर मसल है ये। और इसमें मेमोरी ग्लैंड में वेरिएबल अमाउंट में फैट तो होता ही है, फैट होता है। यहाँ पे फैट दिखाया गया है 15 से 20 मेमोरी लोब, 15 to 20 मेमोरी लोब, 15 to 20 मेमोरी लोब ओपन होंगे किसमें, एलुलाई में। इसको दिखाया गया मेमोरी एलुलस। फिर एलुलाई ओपन होगी मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट में इस एलुलाई में क्या होता है, मिल्क को ये स्टोर भी करता है और मिल्क को सिक्रेट भी करता है। मेमोरी डक्ट हो गया। मेमोरी डक्ट ओपन होगा किसमें, एम्पुला में, मेमोरी इसमें एम्पुला ओपन होगा लैक्टिफाइड डक्ट। और लैक्टिफाइड डक्ट यहाँ पे निपल है जिससे मिल्क को सक आउट कर लिया जाता है बाय बेबी के द्वारा। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। तो मेल के केस में क्या होता है, मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल में जो होता है ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो मेल के टेस्टिस से बनता है स्पर्म और फीमेल के ओवरी से बनता है ओवम। ये क्या है, मेल और फीमेल गैमेट रिस्पेक्टिवली है और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस से मेल और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम बन रहा है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। टेस्टिस में क्या होता है कि इंटेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से। और ये प्यूबर्टी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, इसकी शुरुआत प्यूबर्टी से ही हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया जिसका सिंगुलर फॉर्म है स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स। और माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को ये पहले बढ़ा लेता है, अपने नंबर को पहले बढ़ा लेता है। और ईच स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड नेचर में होता है। डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मेटोडिवीजन जब कंप्लीट होता है तो कन्वर्ट हो जाता है, क्या बना लेता है, टू इक्वल हैप्लॉयड सेल जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉयड है तो इसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, सेकंड मेटोडिक डिवीजन कंप्लीट होता है जिससे क्या 4 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटेड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो स्पर्मेटेड है ट्रांसफर होता है स्पर्म में, स्पर्मेटेड ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का हेड धंस जाता है सर्टोली सेल में, एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। यहाँ पे 3 प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटेड ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटेड ट्रांसफर इनटू द स्पर्म तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स इसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। यहाँ पे ये स्पर्मेटोजोआ रहा, स्पर्मेटोजोआ कैसे बन रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से लइए। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें 46 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम क्योंकि भी माइटोटिक डिवीजन हुआ है। फिर होगा फर्स्ट मियोसिस तो बना गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर सेकंड मियोसिस होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन जाएगा स्पर्मेटेड, फिर स्पर्मेटेड से बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। इसी का दूसरा नाम है स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो पूरा प्रोसेस है किसका, स्पर्मियोजेनेसिस का। दोबारा वाली लाइन फिर से कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी की एज से ही। क्यों, क्योंकि इसमें जीएनआरएच, इस एज में क्या होता है जीएनआरएच का जो सिक्रीशन होता है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। ये क्या होता है जीएनआरएच एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये जीएनआरएच जब बढ़ जाएगा तो ये जीएनआरएच जाके एक्ट करेगा इस पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ऐड करेगा तो 2 गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालेगी, एक एलएच दूसरा एफएसएच। एलएच जाके एक्ट किया अल्फा एलएच और ये जाके एक्ट करेगा अल्फा लेडिक सेल पे। एलएच एक्ट करेगा लेडिक सेल पे और लेडिक सेल से क्या निकला देगा, एंड्रोजन। लेडिक सेल स्टिमुलेट कर देगी, एलएच लेडिक सेल पे एक्ट करके लेडिक सेल से सिंथेसिस सिक्रेशन करवा देगा एंड्रोजन का। और फिर एंड्रोजन जाके एक्ट करेगी, एंड्रोजन क्या करेगी, किस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर देगी मेल में। एफएसएच क्या करती है, एफएसएच एक्ट करेगी, एफएसएच में आ रहा है तो सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करेगी और स्टिमुलेट करवा देगी, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द सम फैक्टर जो कि हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अब यहाँ स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म में अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका बना होता है हेड नेक मिडल पीस और टेल से, हेड नेक मिडल पीस और टेल से। यहाँ पे जो स्पर्म का होल बॉडी होता है वो इनवॉल्व होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। स्पर्म के हेड में क्या होता है कि एक इलांगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और इसके इंटीरियर पोर्शन में कवर्ड होता है कैप्लैक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्रोसोम। और ये क्रोसोम एंजाइम से भरा हुआ होता है जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, ओवम को फर्टिलाइज करने में मदद करता है। मिडल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एनर्जी प्रोड्यूस करती है फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट द स्पर्मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन मेल के परिजुकेशन में अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म होता है ड्यूरिंग ए क्वाइटस ऑफ विच आर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज की होनी चाहिए मस्ट एंड एटलीस्ट 40% जो स्पर्म होता है वो वाइगस मोटिलिटी को शो करना चाहिए। स्पर्म जब रिलीज होता है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से तो ट्रांसपोर्ट होता है एसेसरी डक्ट के द्वारा और सिक्रीशन ऑफ द एपिडर्मिस वार डिफरेंस सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ये होते हैं एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। इससे सेमिनल प्लाज्मा विद द स्पर्म को मिला के बोलेंगे सीमेन किसको मिला के बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा और प्लस स्पर्म को मिला के बोलेंगे सीमेन। फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको बोलेंगे एंड्रोजन।
अब यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। तो इसमें 3 पोर्शन होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। 4 पोर्शन होते हैं। तो हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। तो हेड में क्या है? हेड में एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस है, हेप्लॉइड एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल है। इसके ऊपर एक क्रोमोसोम है जो कि एंजाइम से भरा हुआ है, जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके ऊपर एक प्लाज्मा, एक कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है? मिडल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है स्पर्म को स्विमिंग के लिए। ये रहा टेल। oogenesis। तो oogenesis प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट कॉल्ड oogenesis। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है। oogenesis इनिशिएट हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हो रहा था एट द प्यूबर्टी, आफ्टर द प्यूबर्टी। व्हेन कपल्स ऑफ एलियन गैमेट मदर सेल या oogonia फॉर्म्ड होते हैं। ईच फीटल ओवरी में कोई भी oogonia नहीं फॉर्म्ड होता है आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी न्यू oogonia नहीं फॉर्म्ड होता है। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मेयोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पररी अरेस्ट एट दिस स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। यहाँ पे जो oogonia उसमें माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में, और फिर प्राइमरी oocyte जाके मेयोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट पे अरेस्ट हो जाएगा। उसके आगे अभी नहीं बढ़ेगा। अब यही इसी प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, यही प्राइमरी oocyte सराउंडेड होगा ग्रेनुलोजा सेल की लेयर से, जिसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ये फिर से सराउंडेड होगा लार्ज नंबर में फॉलिकल क्या करेंगे? डिजनरेट करेंगे ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी तक आते आते ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे रहते हैं ईच ओवरी में। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड होता है और मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल से एंड न्यू थीका जिसको बोलेंगे सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टर्सरी फॉलिकल एक फ्लूइड फील्ड कैविटी से भरा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं एंट्रम। थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू द इनर थीका इंटरना एंड आउटर जो होता है थीका एक्सटर्ना, उसको बोलेंगे। यहाँ पे अब प्राइमरी जो oocyte है, प्राइमरी oocyte जो कि टर्सरी फॉलिकल के साथ है, प्राइमरी oocyte जो टर्सरी फॉलिकल के साथ है, वो साइज में ग्रो करेगा और कंप्लीट इट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, अपने फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगा। अपने फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन को जब कंप्लीट करेगा तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद अनइक्वल डिवीजन से क्या बनेगा? एक फॉर्मेशन एक लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। सेकेंडरी oocyte रिटेन द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल जो होता है, टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाता है मैच्योर फॉलिकल में, जिसको बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। और सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में न्यू मेम्ब्रेन आ जाती है, एक न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ग्रेफियन फॉलिकल अब रप्चर होगा तो रिलीज ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte अब ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। एक्चुअली में ये जब स्पर्म आएगा और जोना पेल्यूसिडा लेयर को पेनिट्रेट करेगा तो जाके ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगी और सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट, सेकेंडरी oocyte से ओवम बन जाएगा, इसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को, तो यहाँ से भी देख लेते हैं। तो प्यूबर्टी से, चूंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है, तो प्यूबर्टी से रहा स्पर्मेटोगोनिया सेल में माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन हुआ तो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी 2n था और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n ही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये हो गया n, और अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा स्पर्मेटेड डिफरेंशिएशन करके बना देगा स्पर्मेटोजोआ। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ की जो कन्वर्जन होता है, स्पर्मेटेड से जो स्पर्मेटोजोआ का कन्वर्जन होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमिफर्स्ट टिपिल, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये ध्यान रखना है। और क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना है? अगर इसमें 46 है तो इसमें भी 46 रहेगा, और इसमें 23 क्यों ऐसा हो रहा है आपको पता है, टोयोनरियन का खेला। इधर क्या है कि oogenesis कब होती है? oogenesis जो होती है वो फीटल लाइफ में, मतलब oogenesis स्टार्ट हो जाती है फीटल लाइफ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ही हो जाती है। तो oogonia में क्या हुआ? माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ तो बना प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू ओव्यूलेशन। यहाँ पे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अभी यहाँ पे अरेस्टेड है। जब ये क्या हुआ कि ये फीमेल चाइल्ड जब प्यूबर्टी स्टेज पे आई तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी oocyte में, और यहाँ से रिलीज हुआ फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte के ऊपर क्या था कि एक जोना पेल्यूसिडा लेयर बन चुकी थी। पहले तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बनेगा, और उसके बाद एक लेयर बनी एंट्रम कैविटी भी इसी के पास थी, इसी में था क्या? जोना पेल्यूसिडा लेयर। जब इस पर माँ के सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, इससे आके बाइंड करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तब जाके सेकेंडरी oocyte से निकलता है ओवम और एक निकलता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो ये हो गया पूरा oogenesis। menstrual cycle reproductive cycle in the primate female primate monkey ape and human being is called menstrual cycle। reproductive cycle जो in the female primate में जो होती है उसको बोलते हैं menstrual cycle। फर्स्ट menstruation जब बिगिन होती है प्यूबर्टी पर तो उसको मेनार्ची बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल में जो menstrual cycle रिपीट होती है, एवरेज इंटरवल टाइम यहाँ पे 28 से 29 डेज दे रखा है, लेकिन वेरी भी ज़्यादा 28 से 29 से लेकर 35-36 डे तक भी हो सकता है इन केस ऑफ द हेल्दी फीमेल के। लेकिन अगर डिजीटी केस है, पीसीओडी केस है, तो उसमें थोड़ा सा डेली भी होता है। तो यहाँ पे ये हेल्दी फीमेल की बात की गई है। हेल्दी 28 से लेकर 35 डेज तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओम रिलीज ड्यूरिंग द मिडल, 1 ओम रिलीज हो रहा है यहाँ पे, 1 ओम रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोल रहे हैं ओव्यूलेशन फेज। मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेजर इवेंट है यहाँ पे शो किया गया, मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फिगर में दिखाएगा, फिगर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर और इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज।
3 to 5 days। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड ब्लड वेसल, और ये लिक्विड के फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज, मेंस्ट्रुएशन तभी अकर होगा जब ओवम रिलीज हो जाएगा और ये फर्टिलाइज नहीं होगा। इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर रिलीज ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन अकर होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब या तो ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है या तो फिर ये या स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से हो रहा है। मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय द मेंस्ट्रुअल फेज के बाद दूसरा फेज आता है फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम, प्राइमरी फॉलिकल क्या करता है, ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल हो जाता है। उसके साथ ही साथ एंडोमेट्रियम जो यूटेरस की थी वो रिजनरेट हो जाती है। और ये जो चेंजेस पॉसिबल हो रहे हैं, ये चेंजेस पॉसिबल इसलिए हो रहे हैं और यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ द पिट्यूटरियन एंड ओवरियन हार्मोन। यहाँ पे 2 हार्मोन है LH और FSH, इन दोनों हार्मोनों का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है और जब ओवम रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे जो मेजर इवेंट हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH और FSH का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है इस फेज में और एंड स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड एस्ट्रोजन, फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय द ग्रोविन फॉलिकल के द्वारा होता है। LH और FSH का जो लेवल होता है वो पीक लेवल पे चला जाता है मिडल ऑफ साइकिल पे, यानी कि 14वें दिन। रैपिड सिक्रीशन जो LH का होता है एट मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है मिडल ऑफ द साइकिल पे, तो इसको बोलते हैं LH सर्ज। और LH सर्ज जो होता है यानी कि जब LH सर्ज का मतलब जब LH अपने पीक लेवल पे होता है 14वें दिन, तो यही LH की वजह से क्या होता है ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है और ओवम रिलीज कर देती है, जिसको बोलते हैं ओवुलेशन। और इसी फेज को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज के बाद ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर हो जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर हो गया तो ग्राफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्पस लुटियम में। वही कार्पस लुटियम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। यही प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। जब एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाती है, इसी एंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांटेशन होता है। किसका इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन अकर्स नहीं होते हैं। लेकिन कब, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन द ऑप्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो कार्पस लुटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, कार्पस लुटियम डिजनरेट हो जाएगा और डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फिर से होगी। फिर से क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन होगा और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होता है अबाउट 15 ईयर मतलब 50 ईयर ऑफ द एज में, मतलब 50 साल की एज में ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। इसी को बोलते हैं मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्ची एंड मेनोपॉज। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द क्वाइटस सीमन रिलीज होता है, पेनिस से हो जाता है वजाइना में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। मोटाइल स्पर्म रैपिडली स्विम करते हुए पास तो सर्विक्स एंटर कर जाता है यूटेरस में, फाइनली फैलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी रीजन में पहुंच जाता है और ओवम रिलीज होता है ओवरी के द्वारा ट्रांसपोर्ट टू द एम्पिलरी रीजन। फर्टिलाइजेशन तभी होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है इसी एम्पिलरी रीजन में। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पिलरी रीजन, साइमल्टेनियसली टू द एम्पिलरी रीजन। दिस इज रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। यही रीजन है, अगर स्पर्म एंड ओवम एक साथ ट्रांसपोर्ट नहीं हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी रीजन में तो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यही रीजन है कि जितने भी पॉपुलेशन होते हैं फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम एक साथ फैलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी रीजन में नहीं पहुंच पाते हैं। प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, जो स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है इसी को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म का पहले जब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि स्पर्म ओवम के जोना पिलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में जाता है। फिर स्पर्म का जो एक्रोसोम एंजाइम होता है जोना के पिलिसिडा लेयर को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और यही जोना पिलिसिडा लेयर एक काम और करती है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं उस सबको ब्लॉक कर देती है। सिर्फ एक स्पर्म को क्या देती है कि एक ही स्पर्म को ओवम तक जाने का रास्ता देती है। एंड इंड्यूस द चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, ये आगे लिखा रखा है। दस इट इज शो दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज एन ओवम। Secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। तो यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है कि ये ओवम है और इसकी जो लेयर्स हैं ये स्पर्म है। स्पर्म फिर इस सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा उसके नीचे ये रहा जोना पेलुसिडा ये जो कि ओवम के जो एडिशनल स्पर्म की एंट्री होती है उसको प्रिवेंट करता है, जोना पेलुसिडा। फिर उसके बाद एक है प्रीविटालाइन स्पेस, देन है ओवम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे मियोटिक डिवीजन का सेकेंडरी वो साइड का जो मियोटिक डिवीजन था यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा किसमें, सेकेंडरी वो साइड में सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। रिजल्ट क्या होगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगा और एक हेप्लॉइड ओवम बनेगा जिसको ओटीडी बोलेंगे। और ये हेप्लॉइड इसी ओवम से आके स्पर्म जो है स्पर्म आके इसी ओवम से फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बना लेगा। यहाँ पे पूछा कि जाइगोट में क्रोमोजोम नंबर कितने होंगे, चूंकि जाइगोट डिप्लॉइड है तो यहाँ पे 23 क्रोमोजोम 23 क्रोमोजोम ओवम का और 23 क्रोमोजोम स्पर्म का मिलकर कितना हो जाएगा, जाइगोट में 46 क्रोमोजोम हो जाएगा। सो यहाँ लास्ट लाइन है, सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। मतलब जो भी बेबी का जो भी जेंडर होगा वो फादर डिटरमाइन करता है ना कि मदर। कैसे, मदर का जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो होता है एक्स, फादर का क्रोमोजोम जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो XY होता है। जरा इसको यहाँ से समझ लेते हैं स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है यहीं पे।
तो फादर का क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई, मदर का होता है एक्स एक्स। अब जो इससे जो गैमेट बनेगा, इससे बनेगा एक्स वाई और इससे बनेगा एक्स और एक्स, ये गैमेट बनेगा। अगर एक्स क्रोमोजोम एक्स के साथ फ्यूज किया तो बनेगी क्या, फीमेल। अगर एक्स का ये वाई क्रोमोजोम मेल का अगर एक्स के साथ फ्यूज किया तो बनेगा एक्स वाई यानी कि मेल। यानी कि फादर का कौन सा क्रोमोजोम जाके मदर के क्रोमोजोम से फ्यूज कर रहा है ये डिसाइड करेगा। अगर एक्स जा रहा है, फादर का एक्स जा रहा है मदर के एक्स से फ्यूज करने तो फीमेल, और फादर का अगर वाई ही जा रहा है तो वो मेल बनेगा। तो इसलिए कौन डिटरमाइन करता है, बेबी का जेंडर डिटरमाइन फादर के द्वारा होता है, मदर के द्वारा नहीं। अगर बार बार एक्स क्रोमोजोम ही जा रहा है फ्यूजन करने के लिए मदर के एक्स क्रोमोजोम से तो बार बार फीमेल ही बर्थ करेगी। मेल तभी बर्थ होगा जब फादर का वाई क्रोमोजोम मदर के एक्स क्रोमोजोम से फ्यूज करेगा। तो इसलिए इस बात से क्लियर हो रही है कि जो बेबी का जेंडर होता है, बेबी का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइंड होता है बाई फादर के द्वारा, ना कि मदर के द्वारा। अभी जो जाइगोट बन रखा है, जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट माइटोटिक रीजन स्टार्ट है जाइगोट, मूव थ्रू द स्टमथ ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड ए क्लीवेज टुवर्ड द यूटेरस। मतलब कि जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा, जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और ये ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब के स्टमथ से होते हुए यूटेरस की तरफ जाएगा, इसी को बोलते हैं क्लीवेज। अब यहाँ पे जाइगोट में क्या है कि पहले टू डॉटर सेल बनेगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16 डॉटर सेल, 16 डॉटर सेल बनेगी और इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर। अगर एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमियर सेल के साथ है तो उसको बोलते हैं मारूला, उसको बोलते हैं मारूला, उसको बोलेंगे मारूला। मारूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एंड इट मूव फर्दर इनटू द यूटेरस। ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू द आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। इनर में होता है इनर ग्रुप ऑफ द सेल जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। इनर ग्रुप ऑफ द सेल जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होता है उसको इनर सेल मास बोलते हैं। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच होती है एंडोमेट्रियम से और इनर सेल मास जो होता है वो डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर द अटैचमेंट यूटेराइन सेल डिवाइड रेपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इम्बिडेड होता है यूटेरस के एंडोमेट्रियम से, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन और यही प्रेगनेंसी को लीड करता है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इंप्लांटेशन के बाद क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है जिसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये कोरियोनिक विलाई सराउंडेड होता है यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू इंटीग्रेट हो जाते हैं एक दूसरे से और जॉइंटली एक क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लासेंटा बनाते हैं, जॉइंट होकर प्लासेंटा बनाते हैं। और यही प्लासेंटा क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का। डेवलपिंग एम्ब्रियो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। तो ये प्लासेंटा की बात होगी। प्लासेंटा फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की सप्लाई की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है टू द एम्ब्रियो एंड रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और स्केलेटरी वेस्ट मटेरियल जो कि एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। एम्ब्रियो से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड स्केलेटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव भी करता है प्लासेंटा और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी करवाता है प्लासेंटा। प्लासेंटा एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है अम्बिलिकल कार्ड से विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लासेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की भी तरह एक्ट करता है और एक सेवरल हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है लाइक एचपीएल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एचसीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएल का मतलब ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन एक रिलैक्सिन होता है, इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। अब यहाँ पे ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं। एससीजी एचपीएल और रिलैक्सिन ये प्रोड्यूस होते हैं वुमेन में सिर्फ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द अदर हार्मोन लाइक द एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा, ये सब जो हार्मोन जिससे लेवल होते हैं सेवरल फोल्ड्स में मैटरनल ब्लड में बढ़ जाते हैं, इंक्रीज जाते हैं। अच्छा, जो ये और इनकी प्रोडक्शन अब ये जो हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ये फीटल ग्रोथ के सपोर्ट के लिए इसेंशियल होता है। मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। इमीडिएट आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स। अब यहाँ पे जो इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशिएट इनटू द आउटर लेयर। इसमें 3 लेयर में डिफरेंशिएट होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। आउटर लेयर एक्टोडर्म है, इनर लेयर एंडोडर्म है और दोनों के बीच की लेयर है मेजोडर्म। और ये जो 3 जर्मिनल लेयर हैं या जो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर हैं यही क्या बनाती हैं, गिव राइज टू द आल टिश्यू या ऑर्गन इन द एडल्ट। यहाँ पे ये मेंशन कर, इट नीड टू द मेंशन हियर दैट द इनर सेल के मास कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। और स्टेम सेल के पास ये पोटेंशियल होती है कि वो जितने भी टिश्यू और ऑर्गन है वो सभी टिश्यू ऑर्गन का डेवलपमेंट करने की पोटेंशियल होती है। इनर सेल मास के पास एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। यहाँ ह्यूमन प्रेगनेंसी की जो 9 मंथ की ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है उसमें किस मंथ में क्या फॉर्म होता है ये दे रखा है एनसीईआरटी ने। ह्यूमन बीइंग में आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो में हर्ट बन जाता है। इस हर्ट साउंड को अगर आपको सुनना है केयरफुली तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से आप इसको सुन सकते हो। एंड ऑफ द सेकंड मंथ प्रेगनेंसी, सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में फीटस में लिम्ब और डिजीज डेवलप हो जाता है। एंड ऑफ द 12 वीक या एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं जैसे कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट फीटस का कब होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस और खोपड़ी पे बाल मतलब हेड ऑफ द हेयर ऑन हेड ये ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द 5th मंथ में ऑब्जर्व होता है ये। एंड ऑफ द 12 वीक या एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में आईलिड सिप्रेस हो जाते हैं, फाइन हेयर के साथ साथ आईलिड सिप्रेस जाते हैं और आई लैशेस भी फॉर्म हो जाते हैं।
तो एंड ऑफ द 9 मंथ प्रेगनेंसी के एंड ऑफ द 9 मंथ प्रेगनेंसी फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी रहता है। पाचुरेशन एंड द लैक्टेशन क्या है कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ का होता है और इसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड वायरस कंट्रक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज द डिलीवरी ऑफ द फीटस, और इस डिलीवरी ऑफ द फीटस की प्रोसेस को बोलते हैं पाचुरेशन। डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बर्थ बोलो, डिलीवरी ऑफ द बेबी बोल दो, इस प्रोसेस को पाचुरेशन बोलते हैं। पाचुरेशन जो होता है इंड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। सिग्नल फ्रॉम द पाचुरेशन ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा इनटू द माइल्ड यूटेराइन कंट्रक्शन कॉल्ड द फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, और ये ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। ये रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल कॉजेस द स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रक्शन व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर द सिक्रीशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कंट्रक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर कंट्रक्शन होता है जिससे क्या होता है कि बेबी का एक्सप्लोजन हो जाता है, यूटेरस के बाहर बेबी आ जाता है बर्थ कैनाल के थ्रू, इसी को बोलता है पाचुरेशन हो गया। पाचुरेशन के बाद सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवरी के बाद प्लासेंटा भी यूटेरस के सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के बाहर प्लासेंटा भी आ जाता है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है फीमेल की, जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो भी डिफरेंशिएशन होता है उसमें भी प्रेगनेंसी के दौरान, और मिल्क स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाई प्रोसेस, इसको बोलते हैं लैक्टेशन। हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द लैक्टेशन, तो उसको उस मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल मिल्क। इसमें कई सारी एंटीबॉडी होती हैं और ये एब्सोल्युटली जो इसेंशियल टू द डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए जो इनिशियल लैक्टेशन होता है यानी कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जिस मिल्क में, वो बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसमें कई सारी एंटीबॉडी कंटेंस होती हैं।